हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो बच्चे रे ऑप्टिक्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वन शॉट तो अपलोड कर ही दिया है, लेकिन जो बच्चे रे ऑप्टिक्स का वेट कर रहे हैं, आज 19 अगस्त है, तो बहुत ही जल्दी आपको रे ऑप्टिक्स मिल जाएगी। आप टेंशन मत लो, ऐसा धमाकेदार जो है सेशन रेडी करूंगा कि वो वीडियो देखने के बाद आपके जो सारे रे ऑप्टिक्स के डाउट, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छी चीज को पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बस आप वो टाइम मुझे दे दें 2-4 दिन का, बस मैं आपको रे ऑप्टिक्स बढ़िया से जो है बना करके देता हूं, उसके बाद आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस हैं ये सफिशिएंट नहीं है अभी, क्योंकि जो बुक का जो पैटर्न है, मैं कहूँगा कि सिलेबस में से एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह हटा दी गई है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को आपको कम बचते हैं। तो आप जो प्रैक्टिस है हमारी बुक एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई कमी नहीं लगेगी कि इस चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि इस बुक के अंदर हमने बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टॉप नॉच क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सभी को इंक्लूड कर रखा है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा जो कि रेलेवेंट होंगे, जिनके अंदर अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके सीबीएसई फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, हाँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। बुक को अभी ऑर्डर कर देंगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। तो अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अभी इस बुक को ऑर्डर करें। क्लियर है? और अपने 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स के अंदर बिल्कुल अश्योर करें। अच्छा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पर आप देख सकते हैं, जस्ट कुछ समय पहले मैंने ये कुछ पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पोस्ट करी हैं, अपलोड करी हैं, आप इनको डाउनलोड करो, मजा लो इनका। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का सॉल्यूशन अभी पोस्ट करा है, चैप्टर 5 का करा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम थी, कमेंट करा, वो आपको अभी मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है उसका भी वन शॉट पीडीएफ जो है पोस्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग पीडीएफ्स लगातार पूरे साल भर मिलती रहेंगी। आप भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम पे जाना है और नाम से सर्च कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैंने दे दी है टेलीग्राम की, लेकिन कई बार टेलीग्राम की जो लिंक है ये एक्सपायर हो जाती है, टेलीग्राम खुलता नहीं है, तो आप जाएंगे और नाम से सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स। ठीक है, सारे बच्चों के साथ आप भी मजा लो फिजिक्स का। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से समझते हैं बिना घबराए, फिर इसके क्वेश्चन एग्जांपल वाले कर लेंगे क्वेश्चन बुक के। चलिए देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक एसी सप्लाई है, ठीक है, और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, ये आपने एसी सप्लाई मान ली, ये एसी वोल्टेज का इनपुट हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 50 हर्ट्ज। अच्छा, इसकी तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, अब कभी भी आपको ये दिया गया है कि भाई मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बोली जा रही है ना, वो कौन सी वैल्यू है, वो आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी? जैसे कभी भी हमारे घर के बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट पे चलेगा, या कहा जा रहा है कि जैसे
जैसे इस स्विच पे लिखा है मेरे पे नीचे कि इस पे 16 एम्पियर लिखा है, इसका मतलब 16 एम्पियर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ही बनाया गया है। लेकिन 16 एम्पियर कौन सा, क्या ये पीक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। क्या एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बताते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में कभी भी किसी भी डिवाइस पर इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट लिखा हो तो हमेशा वो आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट ही लिखा होता है। तो ये जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ये साधारण सा वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअल में आरएमएस वोल्टेज है। क्या है? आरएमएस वोल्टेज। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में आगे दिया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं या न्यू से कर देता हूं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है व्हाट इज द आरएमएस करंट, आपको आरएमएस करंट निकालना है। तो अगर हम ए की बात करें, ए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितनी दी है आप बताओ मुझे, 100 ओम की रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हम इसको लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 100 ओम। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा आपके पास, वी आर एम एस की वैल्यू बताओ मुझे जरा क्या है, 220 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दी 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम। तो आई आर एम एस कितना आ गया, आर एम एस करंट कितना आ गया, इसी को हम इफेक्टिव करंट बोलते हैं, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखो जरा बी वाले पार्ट में क्या दे, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड इन फुल साइकिल। देखो नेट पावर की बात कर रहा है, नेट पावर की। अब नेट पावर की बात कर रहे हैं तो नेट पावर कंज्यूम्ड हमें निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला देखो, पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जनरल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, नहीं यहाँ पे V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है, ठीक है। अभी आप ये देखो कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो क्या होती है, फुल साइकिल में 0 होती है, लेकिन हम इस रजिस्टर में ये देखते हैं कि जब भी करंट फ्लो होगा तो पावर कंज्यूम तो होगी होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कौन सा जो है पावर लेनी है, जैसे फॉर्मूला होता है ना V इंटू आई, तो एक्चुअल में V इंटू आई नहीं है, क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। फुल साइकिल देख के यहाँ पे करंट की वैल्यू को डायरेक्ट 0 मत रख देना, बस ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आएगा, तो P इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 220, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 2.2, तो ये कितना हो गया, ये 22 होता है 484, ठीक है। ये एक 0 आ गई और एक डेसिमल जो है यहाँ पे लग गया, ठीक है, 484, ठीक है, तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा मान लें कि जो पावर आ रही है आपकी, ये आ रही है 484 वाट, बस इतनी सी बात है, ये नेट पावर कंज्यूम्ड है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देखिए ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज दिया है, मतलब आपको दिया है कि वी नॉट की वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट। भाई ये तो एकदम छोटे छोटे से रद्दी से क्वेश्चन है, इनमें अपन को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। अब आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो आरएमएस वैल्यू का रिलेशन आप जानते हैं, वी नॉट में √2 का डिवाइड कर दो, तो 300 में आप √2 का डिवाइड करेंगे, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखो ज़रा, चलो देख लेते हैं वी आर एम एस। तो ये 300 में डिवाइड करेंगे अपन √2 का, तो कितना हो जाएगा, 300 में डिवाइड किया √2 का, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 300 डिवाइड करा √2 का, तो √2 की वैल्यू 1.414 है। मैं 1.41 तक ले लेता हूँ, डेसिमल हटाया, 2 0 ऊपर चली गई। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर
ये 30,000 हो गया और ये हो गया 141, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 282 हो जाएगा, ये 18 बचेगा, एक ज़ीरो आ जाएगी तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 141 हो जाएगा, यहाँ से 39 बचेगा, एक ज़ीरो आ गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 34, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो 282 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 212 पॉइंट कुछ आंसर अपना आ जाएगा, 212.5 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका 212.5। अप्रॉक्स 212.5 में अप्रॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि अपन को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना रहे। क्लियर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, वोल्टेज है ना, तो ये इतना वोल्ट हो गया और मैं इसको लिख दिया अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि 212.78 भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट। ये तो हो गया ए पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बी पार्ट में भी कुछ नहीं है। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। तो करंट की RMS वैल्यू क्या दी है, ये दी है 10 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो पीक वैल्यू क्या होती है, देखो RMS वैल्यू में √2 का इनटू कर देते हैं तो आ जाती है पीक वैल्यू। तो हम जानते हैं क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ IRMS वैल्यू, ये होती है पीक वैल्यू। तो I0 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 और IRMS की वैल्यू 10 एम्पियर, तो I0 इज इक्वल टू आ गया 14.1 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि यदि अगर किसी सर्किट पे किसी बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि यहाँ से 10 एम्पियर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो वो जो 10 एम्पियर है वो तो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 एम्पियर तक जा सकती है। तो हमें 14 एम्पियर तक का करंट ज़्यादा लग जाता है ना। यही तो रीज़न होता है कि जो डायरेक्ट करंट से ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस होता है ना। क्यों, क्योंकि हम समझते हैं DC में तो जितना लिखा है उतना ही है, लेकिन AC में लिखा है 220 वोल्ट, तो वो RMS वैल्यू मेंशन है वहाँ पे, तो उसकी जो पीक वैल्यू वो 311 वोल्ट तक पहुँच जाती है ना। तो बस ये कारण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है ज़रा इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, पूरा दिख रहा है। एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर है जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई से कनेक्टेड है। तो मैं यहां पे ऐसा डायग्राम बना लेता हूं कि एक इंडक्टर है, सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की AC सप्लाई है। इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, 44 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी। ठीक है, इसके बाद 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, अब ये कौन सी वैल्यू है, ये RMS वैल्यू ही तो है। कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू। अगर कभी इसको कंसीडर करना पड़ेगा तो RMS वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। आगे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, मतलब आपको सर्किट में RMS वैल्यू निकालनी है करंट की। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये RC सर्किट होती, या मैं कहूँ ये अगर मेरे पास कौन सी सर्किट होती, मेरे पास होती सिंपल RMS, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट होती, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो मैं क्या करता कि यहाँ पे ऐसा कर देता, IRMS इज इक्वल टू VRMS में डिवाइड लगा देता रेजिस्टेंस का। लेकिन ये कौन सी सर्किट है, ये तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, और इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस, रुकावट को रेजिस्टेंस नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंस कहा जाता है इसको। और ये कौन सी रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। कौन सी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है IRMS, ये तो हम लिख ही रहे हैं, VRMS अपॉन XL की जगह लिखते हैं ओमेगा एल। XL की जगह क्या लिखते हैं? ओमेगा एल। तो XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी जगह क्या लिखा होता है? ओमेगा एल। अगर कहीं XC होता कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो उसकी जगह लिखा जाता है 1/ओमेगा C। ये बात आप जानते हैं ना? ये बात जानते हैं ना? तो इसको हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। बताओ क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है ऑल्सो, ओमेगा होता है 2π/T, मतलब 2π इंटू न्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू न्यू। तो 2π की जगह हमने रखा 2π और न्यू की जगह हमने रखा 50। तो ये ओमेगा हो गया 100π रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा कितना हो गया? 100π। यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 2π रेडियन होता है, अपॉन में टी क्या होता है? सेकेंड। क्योंकि ओमेगा की जगह हम क्या लिखते हैं? 2π/T। ठीक है, तो चलो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देख लेते हैं ज़रा। IRMS निकालना है। VRMS की वैल्यू आपको गिवन है 220, लिख दिया 220। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100π, लिख दिया 100π। इसके बाद L की वैल्यू कितनी है? 44 मिली हेनरी। तो 44 मिली हेनरी के जगह क्या करेंगे? अच्छा देखो यहाँ पर 100π है, आराम से कैंसिल हो रहा है। देखो ये लिखा है 10⁻³ अब अपन इसको भेज दो ऊपर, दूसरे कलर की पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब अपन इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये IRMS इज इक्वल टू 220 अपॉन 100। पाई की जगह क्या लिख दूं? 22/7, 22/7 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा है? 44 लिखा है, और 10⁻³ कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। चले जान दो। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। -3 ऊपर गया तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 0 ये है, ये पूरी ये कटेगी तो क्या बचेगा? एक सिंगल 0 बचेगी ना। ठीक है, अच्छा ये 22 है, ये कटेगा तो ये 10 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अपन इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6.2 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो IRMS इज इक्वल टू 100/6.2 आ रहा है, 100/6.2 आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी 6.2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेट से डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 पहुंचेगी ऊपर, तो 1000 डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये 62 1 जा 62, यहाँ बचेगा 38 और ये आ गया 0 36, ये 6 टाइम कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 360 372 ये, तो 16.1 एम्पियर करंट अप्रॉक्स में हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू क्या हो रही है? 16.1 एम्पियर, और ये जो वैल्यू ये मैंने किस में रख दी? अप्रॉक्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16.1 की जगह हो सकता है 2 हो जाए, लेकिन ये 16.1 ही होने वाला है। देखिए इसका जो आंसर है, अगर मैं यहाँ पर 6.28 लेता हूँ तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बुक के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आएगा 15.9। ठीक है, और ये आंसर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर आप मन से मतलब थोड़ा बहुत अगर हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप 6.28 तक पूरा लें, तब जाके एकदम सही काम बनेगा। शायद आपको ये थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो इसको पूरे को मैं हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एकदम क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे। देखिए ज़रा, ये एम्पियर में आपका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ज़रा क्या दिया हुआ है, ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की बात करी जा रही है, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया जा रहा है? इसका RMS
वोल्टेज कितना दिया है, ये दिया है 110 वोल्ट, कितना 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, न्यू इस बार दी है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ठीक है। आगे क्या दिया है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो इस बार आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है आपको, मतलब आप होशियार हो, समझदार हो, तो आपको निकालना है इसके अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन आप जानते हैं कि फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू बनेगा वी आर एम एस अपॉन इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस, तो वो होती है एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, हम जानते हैं, हम एक्स सी को पहले ही निकाल लेते हैं, एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताया था अभी, तो ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू देखूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो 1 अपॉन ओमेगा, एक्चुअल में ओमेगा की वैल्यू क्या है बताओ ज़रा मुझे, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, या फिर कहें 2 पाई इंटू न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 पाई की जगह 2 पाई पुट करा, 2 पाई की जगह 2 पाई, ओमेगा की जगह पुट किया 60 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गई अपने पास 120 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा एक्चुअल में क्या होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है, 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो पाई की जो यूनिट रेडियन ऑफ सेकंड की, मतलब टाइम जो है, टाइम की यूनिट है सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी पुट करेंगे तो देखो क्या आता है, देख लेते हैं ज़रा। तो देखते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू 110 वोल्ट है, एक्स सी की वैल्यू देखते हैं ज़रा, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, तो अब ये ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, इससे तो इसका इंटू हो नहीं सकता क्योंकि इसके तो ऑलरेडी अपॉन में है, तो ये बन जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 110 वोल्ट इंटू ओमेगा इंटू सी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 110 इंटू ओमेगा की वैल्यू अभी तक हम लिख दी 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें यहाँ पर एक कट में एडिट करना है 120 पाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि फिर बाद में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर क्या है 120 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद C की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 60 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड है, इसका मतलब 10⁻⁻⁶ हमने इसको कर दिया, ठीक है। आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 11 का इंटू 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। इंटू में कर देता हूँ मैं ये 6, इसके बाद इंटू में कर देता हूँ 1 0 2 0 और ये 3 0, तीनों 0, तो 10⁻+3 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर ये बचेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, अच्छा और पाई भी चल रहा है साथ में, तो 132 इंटू पाई भी ले चलता हूँ साथ में, पाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 132 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हम ले लेते हैं, और ये 6 लिखा है और ये लिखा है 10⁻⁻3, ठीक है। अभी क्लियर है इतना, क्योंकि ये प्लस के 3 से ये -6 कैंसिल होगा तो ये बचेगा। अभी 132 में 3.14 का इंटू कर दूं और उसमें 6 का इंटू कर दूं तो मेरा ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं 3.14 में इंटू करता हूँ 6 का तो ये बचेगा 24, ठीक है, 8, ठीक, और ये 18, तो 18.84 ये बच जाएगा, ठीक। और 18.84 में इंटू कर दूं मैं 132 का, तो 18.84 में हम इंटू कर देते हैं 132 का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 जा 8, 2 8 16, और 2 8 16 17, 2 1 जा 2, ठीक, 3 से 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 25, 3 24 26, और ये 2 3 1 जा 2, और ये 3 3 और ये 5, ठीक है। और ये 4 8 8 1, क्लियर है, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 7 5 12, और 4 16, 4 4 3 9, 8 17, 8 6 14, और ये 24.7
7, ये आपका मतलब ये आपका कितना बन रहा है, 2 डिजिट है ना, तो 2476.88 आ रहा है, 2476.88। ठीक है, तो यहाँ पर जो IRMS की वैल्यू जो निकल के आ रही है, ये आ रही है 2476.88 इंटू में चल रहा है 10 टू द पावर माइनस का 3। 10 टू द पावर माइनस का 3 का मतलब क्या होता है, ये अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं 3 डिजिट छोटा कर दूंगा, ठीक है, IRMS आप ऐसे नहीं समझते, तो ऐसे मान लो कि ये एक्चुअल में क्या है, ये 10 टू द माइनस 3 है, अपॉन में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 मतलब 1000, तो 2476.88 है, इसमें 1000 का डिवाइड कर दिया, तो डेसिमल ये 3 डिजिट यहाँ खिसक आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका IRMS इज इक्वल टू 2.476 लिखा है तो 2.48 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा इनटू करके बता दिया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज 7.3 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें इन एक्सरसाइज 7.3, तो आप भी देखो वो कह रहा है कि 7.3 में आपको कौन सा क्वेश्चन मिला था, 7.3 में आपको मिला था इंडक्टर वाला क्वेश्चन, प्योर इंडक्टिव सर्किट। 7.4 में मिला था प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो पूछ रहा है कि 7.3 में और 7.4 में क्या नेट पावर कंज्यूम्ड होगी। इन 7.3 देयर वाज या देयर इज प्योर इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट है 7.3 में, और प्योर इंडक्टिव सर्किट हो तो उसमें जो वोल्टेज है 10, वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर जाता है, लीड्स बाय 90 डिग्री देन करंट। ठीक है, ऑल्सो इन 7.4 देयर इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो हियर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्लियर है ना, आगे देखो, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। hence in both cases hence in both cases average power consumed will be 0। दोनों ही केसेस में जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी या नेट पावर कंज्यूम होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि एवरेज पावर या पावर का मैं आपको फॉर्मूला बोलता हूं तो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS, यही हमने करा था पहले क्वेश्चन में। लेकिन वो थी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, देखो AC सर्किट में जो पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई, और यहाँ पे जो फाई है ये फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आप ये समझो कि अगर हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो यहां पे जो फाई की वैल्यू है कितनी होती है 0, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं, सेम फेज में। लेकिन प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू कैसी होती है
90 डिग्री, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो है करंट लीड करता है 90 डिग्री और प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो आप ये देखेंगे कि जो पावर की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये कितने डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री दोनों ही केसेस में। तो P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस π/2। तो ये एवरेज पावर क्या निकल के आ गई, 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड थ्योरेटिकली यहाँ पे 0 होना चाहिए, ऑल्दो प्रैक्टिकली हम भी देखते हैं कोई भी सर्किट ऐसी नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत भी रेजिस्टेंस ना हो। हर एक सर्किट में, हर एक वायर में रेजिस्टेंस होती है, तो वहां पर पावर कंज्यूम होती है। लेकिन थ्योरेटिकली आप ये आइडियल केसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, आप इसको 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखते हैं। ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 37 मिली हेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इन सर्किट। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, यहां पर क्या दी हुई है कि हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक, 30 माइक्रोफैराड, और एक इंडक्टर है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लिख दूं, 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी लिख दूं, 27 मिली हेनरी। कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, एसी सर्किट में ही कनेक्ट करा है दोनों को। ठीक, बहुत अच्छी बात। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ सर्किट। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एलसी सर्किट में। क्या, जैसे मान के चलो कभी भी एलसी सर्किट की बात करें, इन एलसी सर्किट, ये कैसी सर्किट है, एलसी सर्किट, जिसमें इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी है। इन एलसी सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एलसी सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√2π रूट LC, ये होती है 1/2π। ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी दी जाए तो 1/2π रूट LC है, अदरवाइज 1/√LC। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं जरा। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 27 मिली हेनरी, तो मिली की जगह हमने लिखा 10⁻³ हेनरी। और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड, 10⁻6 फैराड। ठीक है, ये अपॉन में है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिखा देते हैं, कैसे सॉल्व करा जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू, देखो 1/, यहाँ पर देखिए ज़रा क्या क्या चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। ये टोटल 9 जीरो हो रही हैं, कितनी जीरो हो रही हैं, 9 नहीं। ठीक, आप इसको ऐसे देखें, 27 का इंटू अपन 3 से कर देते हैं तो ये आ जाता है 81। कितना आ जाता है, 27 का इंटू 3 से कर दो तो ये हो गया 81। ये यहाँ पर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो रही है, हमने इसको काट के 10⁻5 लिख दिया। तो ये 81 यहाँ बचा है, 27 27 का इंटू 3 से हुआ, बताओ ज़रा 27 का इंटू 3 से हुआ तो कितना बचा, 81 बचा। ठीक है, ये 3 जीरो हैं, क्लियर, 3 जीरो। ये यहाँ पे अभी 5 जीरो हो गई, तो 10⁻⁻8 आ गया, 10⁻8 आ गया, बहुत सही। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो 81 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 9। 10⁻⁻8 बाहर निकलेगा तो बनेगा 10⁻⁻4। ऐसे ही होता है। ओमेगा इज इक्वल टू, बहुत सही, ऊपर पहुंचा 10⁻+4 हो गया, नीचे पहुंचा 9 हो गया। इसको भी अपन ने अगर सॉल्व करा तो 10 को अलग कर लिया, 9, ये 10⁻4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अपॉन में क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1.1 अप्रॉक्स। ठीक है, 11 9 99 होता है तो 1.1 बचेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई भाई, ओमेगा की वैल्यू आ गई
1.1 का इंटू सॉरी 10⁻3, ठीक है। तो 1.1 का इंटू हम 10⁻3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1100। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1100 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बताओ जरा, क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आई। बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर और सॉल्व करना है ढंग से, ठीक है। बच्चे सॉल्व ही नहीं करते हैं बस ढंग से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। एलसीआर सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है 20 ओम की, इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी, मतलब कन्वर्ट नहीं करना। कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस 35 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है। एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये रेजिस्टेंस हो गई, एक इंडक्टर लगा दिया और एक हमने लगा दी कैपेसिटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सप्लाई कितने की दे रहा है, तो सप्लाई दे रहा है 200 वोल्ट की, तो ये हमने लगा दी, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम, ये लिख दिया। इंडक्टर कितनी लगा है, इंडक्टेंस कितनी है इसकी 1.5 हेनरी सीधी, और कैपेसिटेंस कितनी है 35 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रोफैरड तो मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से देखिए, इस कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले हमने लिखा था कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज है, इस बार कह रहा है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, यानी कि बदल सकती है, ठीक। आगे लिखा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जितनी हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो आपको याद रखना है हमेशा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब अचीव होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में अचीव होती है इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब आप ये मान के चलें कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो इस समय पे सर्किट की XL और XC बराबर हो जाती है। मतलब मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे आपने ये इम्पीडेंस का, ये LCR सर्किट की जो रुकावट है यानी कि जो इम्पीडेंस है वो आपने पढ़ा होगा कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन रेजोनेंस की कंडीशन कब बनती है, जब XL और XC कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक है। तो आप समझो कि Z इज इक्वल टू क्या है, Z इज इक्वल टू हो गया √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब XL और XC बराबर ही हो गए तो ये वाला ब्रैकेट 0 आ गया, तो इम्पीडेंस क्या हो गई R। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है, यानी करंट एकदम मैक्सिमम और जो रुकावट है एकदम मिनिमम, ठीक है। तो आपको समझना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब दी जा रही है तो सर्किट किस में है, सर्किट रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है तो आप यहाँ पर देखिए कि एवरेज पावर जो होगी आपकी कंज्यूम्ड या नेट पावर जो होगी ये होगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाई की जगह आप रखोगे cos 0, क्योंकि ये सर्किट क्या कर रही है, आप लिखेंगे व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाइड, आप यहाँ पे लिखें व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाइड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी जा रही है ना इज सप्लाइड, देन LCR सर्किट, जब ये बात ध्यान रखो, जब सर्किट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाई करी जाती है तो LCR सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह ही एक्ट करती है। LCR सर्किट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, LCR सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। क्लियर है ना? आगे समझिए जरा, आगे समझो। तो आपको एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड जो आपने करी है यहाँ पे, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो VRMS की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये दी है हमें 200 वोल्ट, कितनी दी है
200 वोल्ट। IRMS की वैल्यू हमें पता है, IRMS मतलब करंट कितना है हमें नहीं पता, तो हमें पता है कि भाई VRMS कितना है 200। भाई IRMS क्या होता है, IRMS होता है VRMS अपॉन Z, VRMS अपॉन Z, ठीक है। और Z मतलब इम्पीडेंस। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन पूरी रुकावट। तो LCR सर्किट में रुकावट तो होती है ये, लेकिन रेजोनेंसी कंडीशन तो रुकावट होगी ओनली R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा VRMS अपॉन Z cos फाई की वैल्यू 1 है। 1 क्यों, क्योंकि ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा सिर्फ ये 1 होगा। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, या नेट पावर जो भी लिखा हुआ है, एवरेज पावर लिखा है तो 200 इंटू VRMS की वैल्यू है 200, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये दी हुई है 20 ओम। कितनी दी है, 20 ओम दी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका ये 10, यानी कि आंसर आएगा 2000 वॉट। ये आपकी एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 7, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 230 वोल्ट, कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, यानी कि वोल्टेज इतना दिया हुआ है, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो इतनी है 5 हेनरी, कैपेसिटेंस इतनी है, रेजिस्टेंस इतनी है। दोनों को जो है पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है तो देखिए ज़रा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये हमारे पास एक फिगर में LCR सर्किट बना रहे हैं, तो यहाँ पे पहले इंडक्टर लगा दिया, देन लगा दिया एक कैपेसिटर, L के बाद C हो गया, देन लगा दी एक रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमें एक सप्लाई दी जा रही है कितने की, 230 वोल्ट की। तो यहाँ पे AC सप्लाई है 230 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये कौन सा होगा, VRMS होगा, ठीक है। चलिए इंडक्टेंस कितनी दी गई है 5 हेनरी, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटेंस कितनी दी गई है 80 माइक्रोफैरड, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। और रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, तो रेजिस्टेंस दी गई है 40 ओम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये LCR सर्किट बन गई अपने पास। इसके बाद इसमें पूछ रहा है, इसने कहा था ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आपको बताना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, तो आपको बताना है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, यानी कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अंडर रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस वाले केस में फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं कहा, नॉर्मल उसने कहा है 1/2 पाई रूट LC, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है अंडर रेजोनेंस। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे इन रेजोनेंस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये होगी, फ्रीक्वेंसी ये होगी, ठीक है। चलो तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, तो रूट L की वैल्यू कितनी है LC, तो ये हो जाएगी आपके पास 5, C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ठीक है। इसके बाद न्यू इज इक्वल टू कितना, देखिए ज़रा, इसको आप अंडरलाइन करें, इस पे ध्यान रखें। तो न्यू इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आसान है ये सॉल्व करना, 1/2 पाई, और ये इसके अंदर हो जाएगा 80 इंटू 5 मतलब 400 मतलब बाहर निकल के कितना हो गया 20, ठीक है। ये 400 हो गया, तो 400 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाले 20 बचेगा, 10⁻⁶ है, ये बाहर निकल 10 टू पावर प्लस का 3 बचेगा, सॉरी माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल सा काम चल रहा है, 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर प्लस का 3 बन गया, अपॉन में लिखा है 2 पाई प्लस का 3 मतलब 1000, तो यहाँ लिख देते हैं 1000, अपॉन में लिखा है क्या 2 पाई इंटू 20, ये लिख दिया, डिवाइड करेंगे 20 से कटेगा ये 50 बचेगा फिर 50, सही आ रहा है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 50 अपॉन
टू पाई मतलब टू का टू है और पाई की जगह 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करो, ये बच जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3.14। ऊपर वाले स्टेप में भी हो सकता था ये। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू 25 अपॉन 3.14, तो अप्रॉक्स 7.7 हर्ट्ज के अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी ये आएगी। ठीक है, तो 7.8 हर्ट्ज में इसको लिख देता हूँ, 7.8 हर्ट्ज या 7.6 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हो रही है, क्योंकि 8 3 या 24 होता है। यस चलो मैं ठीक है 7.8 हर्ट्ज में लिख देता हूँ इसको। ठीक है, डिवाइड करके आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी में इतनी लिख देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में ये कहता ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी, जैसा कि नहीं कहा, अगर इस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो यहीं तक हो जाता। ओमेगा इज इक्वल टू √LC, ये आपने कर रखा है, यहाँ से निकालते तो इसका आंसर ना 50 रेडियन पर सेकेंड आ जाता। 50 रेडियन पर सेकेंड मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाता। क्लियर है, कि 2 पाई का डिवाइड उसमें बच जाता। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड भी देखिए, इसके बी पार्ट में देखो क्या दिया जा रहा है, एकदम बढ़िया सा है। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड। इम्पीडेंस निकालना है आपको सर्किट की और एम्पलीट्यूड निकालना है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। फिर से वही बात है, एक ही बात तो चल रही है तब से कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करता है LCR सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर जो, चलो मैं आपको एक बार करके भी इसको सॉल्व भी करके दिखा दूं, तो आप वैसे भी इसको सॉल्व करोगे जैसा डेटा में दिया हुआ है। तो Z इज इक्वल टू इस LCR सर्किट में फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL को ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर, ये कर रहा हूँ मैं। ठीक, Z इम्पीडेंस निकाल रहा हूँ इस पूरे सर्किट की। रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम है तो 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको 50 बताई तो 50 इंटू L की वैल्यू 5 है माइनस 1/, ओमेगा की वैल्यू फिर से 50 है, L की वैल्यू C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफैरड, तो 80 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, Z इज इक्वल टू 14 का, ये 40 का स्क्वायर 40 स्क्वायर रखा छोड़ दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आगे यूज़ कर लेंगे। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 250 माइनस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁶, ये लिखा है 10⁻⁶ लिखा है नीचे, और 80 का इंटू अगर मैं इससे करूँगा तो ये आएगा 4000। ठीक है, ध्यान से देखो, तो Z इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, ये 40 स्क्वायर प्लस 250 माइनस, ध्यान से देखो इधर कि 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 ये लिखा हुआ है, 4,000 से डिवाइड करूँगा तो ये 30 कट जाएंगी और ये बचेगा, पक्का ये सही लिखा हुआ है, अच्छा नहीं थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा है, ये 6 जीरो हैं, ये 4 और 2 6 जीरो हैं, अपॉन में लिखा है 4000। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल भी करूँगा तो ये ऊपर बच रहा है 1000, देख रहे हो, वाह समझ में आ रहा होगा। अभी ऊपर बच रहा है 1000, नीचे बच रहा है 4, तो आंसर आएगा 250। तो अगर आप Z इज इक्वल टू यहाँ चेक करें तो ये बच रहा है 40 का स्क्वायर प्लस 250 माइनस 250 का होल स्क्वायर, ये है। बताओ ज़रा, क्लियर है? हाँ, ये चीज़ है। इसके बाद आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है, Z इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करना है, Z इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 250 माइनस 250 का, तो ये 0 बच रहा है, तो Z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओनली 40 ही तो बच रहा है। ठीक है, ये आपको, और ये ओम में होगी ये वैल्यू, ये आपने निकाला। अच्छा, इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड समझते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो करंट की बात कर रहा है यहाँ पे, I0 हमें निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या निकालना है, I0 मैक्सिमम वैल्यू, तो I0 क्या होगा, V0 अपॉन Z। अब इस बार Z कितना है 40 ओम, ये हमने निकाल ही लिया। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे तो आप देख रहे हो कि भले ही इसमें इतनी सारी चीज लगी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन है सर्किट में, रेजिस्टेंस। तो I0 इज इक्वल टू, V0 की वैल्यू क्या है, √2 टाइम्स VRMS, और VRMS की वैल्यू हमने क्या निकाली है इस सर्किट में, देखो ज़रा 230 वोल्ट, तो हम भी यहाँ पे कितना ले लेंगे 230 वोल्ट।
ठीक है। अपॉन में क्या लिखा है z, और z की वैल्यू कितनी है 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो, ये 4 5 जा 20, ठीक है, 4 7 जा ये 28 होगा, ठीक है। तो 5.75 आई नॉट इज इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है 1.414। आंसर हमारा जो बाकी के बचे वो सही आ जाए, इसलिए पूरी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5.75, ठीक है। अब अगर मुझे इसका इससे इंटू करना है 1.414 का 5.75 से, 5.75 इंटू 1.414, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ये 2 आ रहा है, 28 30, ये 3 आ रहा है, 4 5 20 और ये 23 2300, ये 575 ये बच रहा है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर फिर से 4 टाइम्स करेंगे तो ये 2300 आ जाएगा फिर से, ठीक है। फिर करेंगे तो 575, ये इतना आ गया, ये 0, ये 5, ये 7 और 3 10, और ये 5 5 10 11 13, ठीक है, 7 और 3 10 और 11 3 8। तो ये आप अप्रॉक्स देख रहे हो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 8.13050, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो गई, देखो ज़रा 8.13, यानी कि 8.1 एम्पियर करंट मैं इसको बोल देता हूँ। बताइए ज़रा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखो। डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। आपको पहले तीनों एलिमेंट के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल निकालना है। देखो इकट्ठे का नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इकट्ठा तो उसमें दिया ही हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है। नाउ शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज 0, ठीक। आपको बताना है कि एलसी कॉम्बिनेशन में, मतलब एल और सी अगर एक साथ लगे हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आराम से एकदम इसको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। सर ऐसा क्यों, रेजिस्टेंस का पहले निकाल लो, बता देता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू रुकावट। तो इंडक्टर के अक्रॉस रुकावट क्या होती है, एक्सएल, ठीक है। अब ध्यान से देखो आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, तो हम निकाल लेते हैं आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट की वैल्यू 8.13, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और एक्सएल क्या है, एक्सएल है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा एक बार वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। देखो ओमेगा की वैल्यू हमने 50 रेडियन बताई है आपको, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ये है 5 हेनरी, ये इंडक्टेंस है, ठीक है, इन्हीं की ज़रूरत है मुझे। तो क्या करूँगा, वी एल इज इक्वल टू 8.13 डिवाइडेड बाय √2। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो थोड़ा ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बार बार, क्योंकि अपन काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं अपना दिमाग, अब कैलकुलेटर का दिमाग यूज़ कर लिया जाए। तो देखिए ज़रा, तो 8.13 डिवाइडेड बाय 1.414, तो ये आ गया 5.7496। तो 5.75 कर देता हूँ इसको, 5.75, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 5 हेनरी, ठीक है। तो अगर मैं इसी वैल्यू में 5.75 में अगर मैं इंटू कर दूं 250 का, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1437.5। तो वी एल इज इक्वल टू क्या आ गया 1437.5। अब आप ये इतना कर सकते हो, मैंने आपको बहुत सारा करके दिखा दिया, ये वोल्ट में है, ठीक है, क्योंकि आरएमएस पोटेंशियल पूछा तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है पोटेंशियल या ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए क्या है, आई आर एम एस इंटू एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1/ω/c। तो वी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये आ रही है आई आर एम एस की वैल्यू 5.75, और एक्स सी की वैल्यू क्या है 1/ω/c। तो 1/ω/c
VC इज इक्वल टू 5.75 हम जानते हैं, सॉल्व करना है बस को। 1 ओमेगा की वैल्यू 50 है और C की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड है। 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, अगर 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻+6। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करा था तो इसका आंसर 250 बचा था, जस्ट अभी करा था, देखो ज़रा, इससे थोड़ा सा पहले करा था, ये 250 बच रहा था इसका आंसर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, VC इज इक्वल टू 5.75 इंटू 250। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर आप ये देखो ये कितना बच रहा है, 5.75 इंटू 250, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है, VC इज इक्वल टू, ठीक है एक मिनट, 5.75 इंटू 250, तो ये कितना आ रहा है 14, ठीक है 1437.5, एक बार और चेक करूंगा, 5.75 इंटू 250, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर आपको ये बताना भी है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये चीज़ प्रूव हो भी गई कि ठीक है। और अगर मैं VR निकालना चाहूँ तो वो भी कितना हो जाएगा, IRMS इंटू रजिस्टर, तो VR इज इक्वल टू कितना हो जाए, IRMS की वैल्यू 5.75 है, इंटू में करना है 40, तो VRMS इज इक्वल टू 5 चौक 20, तो 35, सॉरी ठीक है 28 30 23, तो देखो ज़रा ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ये वैल्यू निकल के आ रही है 230 वोल्ट। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर ये समझो कि ये कंडीशन कैसी बन रही है, यही तो कंडीशन है, यहीं से तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये हो रहा है कि पूरा का पूरा, देखो इस सर्किट में आप अगर ध्यान से देखें कि इस पूरे सर्किट में 230 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो अप्लाई करा गया था, जिसमें से रजिस्टर के अक्रॉस 230 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं हुआ, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यही कंडीशन किसकी है, यही कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, यही तो है रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि रेजोनेंस में जो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके अक्रॉस होता है, LC सर्किट के अक्रॉस, सॉरी प्योर रजिस्टिव, या कहें कि ओनली रजिस्टर के अक्रॉस। तो आप यहाँ पर ये प्रूव कर भी सकते हैं कि VL माइनस VC अगर हम यहाँ पे करें तो 250 माइनस 250 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 1437 माइनस 1437 इज इक्वल टू VL माइनस VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई आपकी। तो इस चैप्टर के भी NCERT हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब NCERT में इसके इतने ही क्वेश्चन नई वाली में, तो अपन इतने ही करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।